नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जेएलएन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कृषि विपणन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। कृषि विपणन, जिसे अंग्रेजी में एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं, और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ी। तो हम लोग सब जानते हैं कि प्राचीन समय में जब जनसंख्या कम थी, कृषकों की आवश्यकताएं कम थी, तो वो लोग सीमित मात्रा में उत्पादन क्रिया को करते थे और जिन भी वस्तुओं की कृषि करते थे, जैसे दाल, तिलहन, अनाज वगैरह, और उनकी आवश्यकताएं भी कम ही थी, तो वे लोग क्या करते थे, आपस में वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से वस्तुओं का विनिमय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलते गया, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, कृषि का आधुनिकीकरण होते गया और फिर शहरीकरण का भी विकास हुआ। तो जब शहरीकरण का विकास हुआ तो बहुत संख्या में लोगों को खाद्यान्न की आवश्यकता हुई, उन्हें क्रय करने की आवश्यकता हुई, खाद्यान्नों को खरीदने की ज़रूरत हुई। और जब कृषि का भी विकास हुआ तो उत्पादकता में भी वृद्धि हुई, और तब उनको जितना अपने लिए चाहिए उसके अतिरिक्त भी उनके पास सरप्लस बचने लगा। तो इस तरह किसानों के पास भी जो उनके पास उत्पादन का जो अतिरेक था, जो एक्स्ट्रा उन लोगों ने उत्पादित किया था, उसको भी बेचने की समस्या उत्पन्न होने लगी कि वे लोग कहाँ उसे बेचेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक पक्ष में अतिरेक उत्पन्न हो रहा है कृषक पक्ष में, और लोग वस्तुओं को बेचना चाह रहे थे। दूसरी ओर शहरीकरण के विकास के बाद अधिक जनसंख्या को खाद्यान्न की आवश्यकता भी महसूस होने लगी। तो इस तरह धीरे धीरे कृषि विपणन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मार्केटिंग का जो काम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जैसे जैसे आगे विकास होते गया, हम लोग देखेंगे कि कृषि का भी व्यवसायीकरण होने लगा। पहले लोग सिर्फ खाने भर के लिए उत्पादन करते थे, लेकिन अब बहुत सारे कृषक जो हैं व्यवसाय के लिए भी एक दो फसल का या अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं, कि व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करते हैं कि वो रेडी हो जाए तो उन्हें बेच के लाभ कमाया जा सके। तो उनके लिए भी विपणन की बहुत ही अधिक आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि कृषि विपणन से संबंधित जो समस्याएं थी वो जटिल होती गई, और कृषि विपणन की आवश्यकताएं जो है वो महसूस की जाने लगी। इसीलिए आज हम लोग देखेंगे कि अगर कहीं भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या कृषि अर्थशास्त्र पढ़ा जाता है तो उसके अंदर में जो विपणन है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि कृषि विपणन, उसका अध्ययन जरूर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार व्यक्तियों को कृषि विपणन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कृषि विपणन से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो किस प्रकार है। हम लोग ये भी जानते हैं कि कृषि जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में असंख्य कृषकों द्वारा की जाती है। जोतों का अलग अलग आकार होता है, अलग अलग प्रकार होता है। उसके साथ साथ कृषि से संबंधित जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, उसमें क्वालिटी में भी अंतर होता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर मार्केट जो होता है, कृषि विपणन जो होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए कृषि विपणन के संदर्भ में जो भी परिभाषाएं दी गई है वो काफ़ी व्यापक और बड़ी है। ऐसे तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग कौन मार्केटिंग शब्द का केवल यूज़ करते हैं, बाजार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो विपणन के संदर्भ में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, ये अलग अलग वे लोगों के विचार होते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने एक गृहिणी को लेते हैं तो विपणन मतलब उसके लिए होगा कि भाई बाजार जाना और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद के लेके आना। तो इस तरह गृहिणी के लिए विपणन कहने से उसके दिमाग में आता है कि वस्तुओं की क्रय करने से उसका तात्पर्य वो लगाती है।
इसी प्रकार अगर हम लोग किसी कृषक से पूछते हैं विपणन का क्या अर्थ है, तो कृषक कहेंगे कि मेरे पास जितना भी उत्पादित वस्तुएं हैं जो एक्स्ट्रा सरप्लस है, इसको बेचना। यानी कि कृषक जो है वो विक्रय पक्ष से विपणन को देखता है कि मुझे वस्तुओं को वहाँ पर बेचना है या वस्तुओं को की विक्रय की जाती है, उन्हें बेचा जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग व्यापारी से पूछते हैं कि विपणन से आप क्या समझते हैं, तो व्यापारी का मतलब होता है कि विपणन मतलब जहां हम लोग वस्तुओं की खरीद और बिक्री, क्रय और विक्रय हम लोग दोनों कर सकें। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि अलग अलग लोगों का विपणन से संबंधित अलग अलग राय होती है। लेकिन एग्रीकल्चर विपणन कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन को अगर हम लोग एक लाइन में कहना चाहेंगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं, कृषि विपणन में क्या होता है, वे सभी कार्य और सेवाएं जो उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाती है। मतलब कृषि विपणन के अंतर्गत हम लोग मानेंगे कि जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसके बाद जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे आपका हो गया एकत्रीकरण, हो गया भंडारण, हो गया पैकेजिंग, हो गया, फिर हम लोग उसको मानकीकृत करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं कि ये अच्छा क्वालिटी का है, ये मीडियम क्वालिटी का है, ये ख़राब क्वालिटी का है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में फाइनेंस प्रॉब्लम भी आ जाएगा, फिर जोखिम भी आ जाएगी, फिर मैनेजमेंट आएगा, और कृषि से संबंधित यानी कि उत्पाद से संबंधित जो विज्ञापन वगैरह है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएगी कि वे कृषि विपणन के अंतर्गत वे सारी चीज़ें आएंगी, वो सारे प्रोसेस आएंगे जिसके द्वारा जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं वो उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती है, उस जर्नी को वो कंप्लीट करता है, उस सारे प्रोसेस को वो कंप्लीट करता है, तो वो कृषि विपणन कहलाएगा। कृषि विपणन के अंतर्गत वो सारे प्रोसेस आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कृषि विपणन से संबंधित कुछ अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या कहा है। जैसे हम लोग थॉमसन की परिभाषा को देखते हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि कृषि विपणन के अध्ययन में वे सभी कार्य एवं संस्थाएं सम्मिलित होती है जिनके द्वारा कृषकों के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल एवं उनसे निर्मित माल का फार्म से अंतिम उपभोक्ताओं तक संचालन होता है। ये थॉमसन ने कहा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि कोल्स और उल उन्होंने कृषि विपणन के संदर्भ में क्या परिभाषा दिया। उन्होंने कहा है कि कृषि विपणन का तात्पर्य उन सभी व्यापारिक क्रियाओं को संपन्न करने से है जिनके द्वारा खाद्य वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह प्रारंभिक कृषि उत्पादन स्थान, यानी कि प्रारंभिक कृषि उत्पादन स्थान दैट मीन्स कृषक के फार्म से उपभोक्ताओं तक होता है। तो ये भी उन्होंने इस प्रकार इसकी परिभाषा दी है। आगे हम लोग देखेंगे कि कृषि विपणन की जो आधुनिक परिभाषा है इसको और व्यापक बनाया गया है। इसमें और कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है, जैसे इसके अंतर्गत कृषि उपकरणों एवं संसाधनों की उपलब्धि को भी जोड़ा गया है, उसको भी उसमें ऐड किया गया है। तो वो भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कृषि विपणन से संबंधित अबोट की क्या परिभाषा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कृषि विपणन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिसके द्वारा खाद्य वस्तुएं एवं कच्चा माल फार्म से उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कृषि विपणन में क्या हो गया कि फार्म में जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, उसके बाद उनकी आपूर्ति हुई, उनका परिष्करण हुआ, फिर उसके बाद उसकी मांग का आकलन किया गया और एक नीति के माध्यम से उसको मार्केट तक पहुंचाया गया। तो इस तरह से कृषि विपणन की जो आधुनिक परिभाषा है उसका दायरा और बड़ा होते गया। तो हम लोग यहाँ पर मेन कंसेप्ट में हम लोग क्या समझेंगे कि कृषि विपणन जो है इसमें क्या होता है कि जो भी वस्तुएं या सेवाएं होती है वे उत्पादक क्षेत्र से अंतिम उपभोक्ता तक जो पहुंचती है और उस बीच जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सारे प्रोसेस को कृषि विपणन यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। ये हम लोग ध्यान देंगे। फिर अब हम लोग देखते हैं कि कृषि विपणन के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं।
तो कृषि विपणन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। एक उत्पादक वर्ग इसमें होता है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। दूसरा उपभोक्ता वर्ग होता है जो वस्तुओं की खरीद करता है। फिर यहाँ हम लोग मध्यस्थ को भी देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, इतना क्वालिटी का होता है और इतने ज़्यादा कृषकों से अलग अलग क्षेत्रों से लाना पड़ता है। तो बिना मध्यस्थ के ये संभव ही नहीं हो पाएगा कि उनका मार्केटिंग हम लोग पॉसिबल कर पाए, उनका विपणन संभव कर पाए। तो वे लोग भी होते हैं। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के संदर्भ में सरकार का भी उद्देश्य होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि उत्पादक वर्ग का उद्देश्य क्या होता है कृषि विपणन के संदर्भ में। देखिए, उत्पादक वर्ग चाहेगा कि जितने भी वस्तुओं का वो जो उत्पादन कर रहा है उसके लिए उसे अधिक से अधिक कीमत प्राप्त हो और वो इसकी अधिक से अधिक मात्रा को वो बेच पाए। तो उत्पादक को अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो पाए, अधिक से अधिक कीमत उसे प्राप्त हो। तो उत्पादक की कितनी कमाई होगी मार्केटिंग से, ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने कितनी क्वांटिटी का उत्पादन किया है और उसकी कीमत कितनी है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि उत्पादकों को मार्केटिंग से जो भी आय की प्राप्ति होती है, जो भी इनकम की प्राप्ति होती है, उस इनकम से वो लोग अपने आप को डेवलप करते हैं, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ और अधिक वस्तुओं को उत्पादन को संभव बनाते हैं, क्योंकि उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उत्पादक अधिक से अधिक कीमत लेना चाहता है और अगर उत्पादक को अधिक कीमत की प्राप्ति होती है तो इससे वो और अधिक उत्पादन करने के लिए वो प्रेरित भी होता है और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का वो उत्पादन करेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उत्पादक होते हैं उनको उनके उत्पादन के बदले में अच्छी कीमत की प्राप्ति हो, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनके पास पूंजी उपलब्ध हो पाए और वो लोग अपनी क्षमता को बढ़ा पाए और अधिक उत्पादन कर पाए, ताकि और अधिक वस्तुओं की पूर्ति संभव हो सके। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से उत्पादकों का क्या उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ताओं के लिए विपणन का क्या उद्देश्य होता है। देखो, जो भी उत्पादक लोग होते हैं वो लोग यही आकांक्षा करते हैं कि जो भी वस्तुएं उन्हें एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलती है, जैसे खाद्यान्न, दाल, तिलहन वगैरह, ये सब वस्तुएं उन्हें उचित दाम पर उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके, ये हमेशा उनका प्रयास रहता है। तो इसके लिए उपभोक्ता क्या करते हैं, वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि अपनी सीमित आय से वो अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकें, अपनी सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर सकें। तो इसलिए उपभोक्ताओं के लिए क्या होगा, वे चाहेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केट में वस्तुओं का दाम कम से कम रहे, क्योंकि जब वस्तुओं का दाम कम से कम रहेगा तो वो अधिक से अधिक वस्तुओं की खरीदारी करने में संभव हो पाएंगे। तो ये उपभोक्ताओं का उद्देश्य होता है। अच्छा, विपणन में जो मध्यस्थ लोग होते हैं, जो मीडिएटर लोग होते हैं, उनका भी उद्देश्य होता है, क्योंकि मीडिएटर जो होते हैं वो अलग अलग जगह से वस्तुओं को लेके आते हैं और फिर मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो उनका उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने सके, ज़्यादा से लाभ प्राप्त करें, क्योंकि अगर मध्यस्थ लोग को अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी तो वो लोग इस सेक्टर को छोड़ के, इस जगह को छोड़ के कहीं और वो लोग चल जाएंगे, कहीं और दूसरे जॉब में चल जाएंगे। तो अगर एग्रीकल्चर मार्केट से मीडिएटर लोग, मध्यस्थ लोग हटते जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारा जो कृषक लोग हैं वो लोग बहुत अधिक संख्या में होते हैं, अलग अलग प्रकार के जोतों में उत्पादन होता है, तो हमें मीडिएटर की ज़रूरत है, ताकि वो मीडिएटर जो है वो उन वस्तुओं को अलग अलग जगह से मार्केट की ओर लेके आ सके, कलेक्ट करके लेके आ सके। तो इस तरह से जो मीडिएटर होता है, जो मध्यस्थ होता है, उसका टारगेट होता है कि विपणन प्रक्रिया से अधिक उनको लाभ मिल सके। और मध्यस्थ का ये भी टारगेट रहता है कि उसे एट अ टाइम बहुत ज़्यादा लाभ नहीं भी मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक उनका लाभ जो है वो बना रहना चाहिए, उनको इनकम होते रहना चाहिए, ताकि वो लोग इस लाइन में बने रहेंगे, इस सेक्टर से बने रहेंगे और अपना जो मध्यस्थ वाला काम है उसको वो करते रहेंगे। तो वो लोग देखते हैं कि उत्पादक भी संतुष्ट हो, उपभोक्ता भी संतुष्ट हो और साथ में उनको भी कुछ कमाई हो जाए।
तो ये होता है मध्यस्थ का उद्देश्य। सरकार का उद्देश्य क्या होता है? हम लोग देखेंगे कि सरकार का भी विपणन का उद्देश्य होता है। सरकार सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। सरकार ये चाहती है कि जो उत्पादक है, उत्पादक वर्ग को उचित कीमत, उचित मात्रा में उनका बिके, उनको सही कीमत प्राप्त हो, ये उसका टारगेट रहता है। उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार का उद्देश्य रहता है कि उनको उचित दाम पर उचित मात्रा में मिले। यानी कि सरकार जो है वो दोनों साइड देखती है कि उत्पादक को भी किसी तरह से लॉस ना हो और उपभोक्ता को भी किसी तरह से लॉस ना हो। वो दोनों को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए तत्पर रहती है, दोनों के सहयोग के लिए तत्पर रहती है। इसके साथ साथ सरकार जो है वो मध्यस्थों के ऊपर में भी ध्यान देती है कि मध्यस्थों को भी उनका सही लाभ, उनकी सेवा के लिए उन्हें उचित राशि प्राप्त हो सके। क्योंकि हमारे समाज का सही ढंग से संचालन के लिए और एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कृषक, उत्पादक और मध्यस्थ, इन तीनों की कमाई जो है वो सही ढंग से हो, इन्हें सही राशि प्राप्त हो और ये लोग संतुष्ट रहे और इस सेक्टर में लगे रहे और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को और अच्छा करने का प्रयास करते रहे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के वीडियो में सीखा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।